दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं, ठीक है, 7वीं गणित का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है सरल समीकरण, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन। इसका हम संपूर्ण परिचय जानेंगे। यहीं से जो है सारा कंसेप्ट निकलता है। अगर परिचय आप जान लीजिएगा तो आपको सारा प्रश्न बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। सारा डाउट भी यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है थोड़ा-सा बौद्धिक खेल, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। इसमें बोला है संजू, अफसाना, मुमताज एवं मुकेश अपने वर्ग कक्ष में साथियों के साथ एक बौद्धिक खेल खेल रहे थे जिसको माइंड गेम कहते हैं, ठीक है। खेल में अंजू ने मुमताज से कोई संख्या सोचने को कहा। खेल में क्या कहा कि अंजू ने कि तुम मुमताज को कि तुम कोई एक संख्या सोचो और सोची हुई संख्या में 5 से गुना करके गुणनफल में 4 जोड़ने और परिणाम बताने को कहा। ठीक है, अंजू ने बोला कि तुम मन में कोई संख्या सोच लो, कोई भी संख्या सोच लो, उसमें 5 से गुना करो। उसमें किससे गुना करो? 5 से। 5 से गुना करने के बाद उसमें 4 जोड़ के बताओ परिणाम कितना होगा। तो मुमताज ने कहा कि परिणाम 29 है। परिणाम क्या है? 29। अंजू ने तुरंत बता दिया कि सोची गई संख्या 5 है। अंजू ने तुरंत बता दिया कि तुम जो मन में सोचे हो वह संख्या 5 है। ठीक है? मुमताज ने कहा हाँ, मैंने 5 ही सोचा था। अब तो ये फेरा में पड़ गया कि कैसे ये जवाब दे दिया, इसका मतलब होता है कुछ जादू जानती है ये। तो फिर देखिए, मुमताज और वर्ग के सभी छात्र आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि क्या अंजू जादू जानती है। आखिर अंजू ने मुमताज के मन में सोची गई संख्या को कैसे जान लिया। अफसाना को कुछ शंका हुई। उसने अंजू से कहा मैंने एक और संख्या सोची है, उसे बता दो तो। अंजू ने वही प्रक्रिया दोहराई और परिणाम जानना चाहा। अफसाना ने कहा कि परिणाम जो है इस बार 154 है। फिर बोला कि तुम एक बार फिर से सोचो, मतलब वो बोले कि हम एक और चीज सोचे हैं, तुम बताओ तो। तो बोले कि इस बार जो संख्या तुम सोचने बोले हो वो सोच लिए, उसमें 5 का गुना करके 4 जोड़े तो परिणाम हमारा इस बार 154 आया। ठीक है? तो अंजू ने तुरंत कहा कि तुम जो संख्या सोचे हो वो 30 है। ठीक है? अब तो फेरा लग गया इसको फिर से। प्रत्येक व्यक्ति यह जानना चाहता था कि आखिर अंजू ने सोची गई संख्या को कैसे पता किया। क्या आप भी बता सकते हैं कि अंजू ने अज्ञात संख्या को कैसे ज्ञात किया? तो इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे इस अध्याय में। तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करें। तो मुमताज ने कोई संख्या सोची और वो संख्या 1, 2, 3 डॉट डॉट में से कुछ भी हो सकती है। वह संख्या हमें ज्ञात नहीं है। तो अतः ऐसी संख्या के लिए हम एक चर लेते हैं। ठीक है? जो संख्या हमको ज्ञात करना होता है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके लिए हम एक चर लेते हैं। क्या लेते हैं? चर। चर क्या होता है? तो चर के रूप में हम कोई अक्षर संकेत ले सकते हैं। चर के रूप में हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, क, ख, ग, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए चर हम एक्स लिए, ठीक है, और चर में से 5 गुना करने को बोला था, तो एक्स में हम 5 का गुना करके 4 जोड़े, तो हमारा 29 आया था परिणाम। अब देखिए यहाँ से हम इसको हल करते हैं, तो x गुना 5, 5x, ये 4 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 29 घटा 4, तो 5x बराबर 29 में से 4 जाएगा 25। अब ये हमारा गुना में है, उधर टपाएंगे, तो 25/5 भाग में हो जाएगा, उधर जाके 5×25, तो x का मान 5। देखिए यही सोचा होगा 5, जब परिणाम 29 बताया तो 5 सोचा होगा। तो कैसे निकाले, इसी के बारे में यहाँ पर समझाया गया है, इसको हम समझते हैं अच्छे से। चलिए इसको जूम कर लेते हैं। अर्थात 5x + 4 बराबर 29, हम वही जो किए थे, कोई चर लिए, उसमें 5 से गुना करके 4 जोड़े थे, तब ने परिणाम 29 आया था। अब देखिए 5x + 4 में x का मान यदि 1 होता तो 9 होता, 9 तो उसका उत्तर नहीं आया था, 29 आया था, तो 1 नहीं होगा। यदि x बराबर 2 लिए तो व्यंजक हो जाएगा 5 × 2, x का मान 2 रखेंगे, 5 × 10 = 14, तो ये भी नहीं होगा।
अगर 3 रखते तो व्यंजक हो जाता 5 या 15, 4 19, ये भी नहीं होता। अगर 4 रखते तो 5 चौक 20, 4 24, ये भी नहीं होता। यदि x बराबर 5 तो व्यंजक हो जाता 25 25 4 29। ठीक है, इस बार 29 आया तो x का मान क्या होगा 5। अतः उक्त परिस्थितियों में हम देखते हैं कि प्रत्येक अलग x के मान के लिए परिणाम अलग आता है और मुमताज के द्वारा सोची गई संख्या 5 के लिए परिणाम 29 ही होगा। जो मुमताज सोची थी संख्या वो 5, उसी के लिए परिणाम उसमें 5 का गुना करके 4 जोड़ने पर जो है हमारा 29 ही आता था। संभवतः यहाँ खेलते समय अंजू ने इन तथ्यों का जरूर ध्यान रखा होगा। जब ये गेम खेल रही होगी तो वो मन में ही इसको हल कर ली होगी 5x + 4 बराबर 29 को। ठीक है, हमने अब दो व्यंजक 5x + 4 एवं 29 देखे हैं और वे आपस में बराबर भी है कि नहीं है। 5x + 4 इसी को हल करने पर 29 आया था, तो ये दोनों बराबर है। तो ऐसे दो व्यंजक जिनके बीच बराबर का चिन्ह होता है समीकरण कहलाता है। ये पॉइंट नोट करने वाला है। ऐसे दो व्यंजक जिनके बीच बराबर चिन्ह हो, ठीक है, समीकरण कहलाता है। समीकरण में चिन्ह के बाईं ओर के व्यंजक को समीकरण का बायां पक्ष कहते हैं। ठीक है, समीकरण में चिन्ह के बायां तरफ, मान लीजिए हमारा यहाँ पर यहीं पर लिखते हैं 5x + 4 बराबर 29 था। तो ये समीकरण, ये बराबर के बाएं तरफ, ये बराबर के बाएं तरफ ये है, इसको कहते हैं बायां पक्ष। इस समीकरण का बायां पक्ष अंग्रेजी में LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और ये बराबर के दाहिने तरफ यहाँ देखिए, एवं दाहिने ओर के व्यंजक को समीकरण का दायां पक्ष कहते हैं। जो ये दायां बगल है इसको हम कहेंगे समीकरण का दायां पक्ष। दायां पक्ष RHS, राइट हैंड साइड। तो क्या क्या सिखा है, तो ऐसे दो व्यंजक जिनके बीच बराबर का चिन्ह होता है समीकरण कहलाता है। समीकरण में चिन्ह के बाईं ओर के व्यंजक को बायां पक्ष एवं दाहिनी ओर के व्यंजक को समीकरण का दायां पक्ष RHS, राइट हैंड साइड कहलाता है। यदि LHS एवं RHS के बीच बराबर के अलावा कोई अन्य चिन्ह हो तो वह समीकरण नहीं होता है। बराबर के अलावा अगर कुछ और चीज है, कोई दूसरा चिन्ह, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब आ गया तो वह समीकरण हमारा नहीं होगा। समीकरण होने के लिए जरूरी है कि बीच में बराबर चिन्ह होना चाहिए। जैसे 5x + 4 में ये देखिए ग्रेटर देन दिया हुआ 29, तो यह हमारा समीकरण कभी नहीं होगा। ठीक है, यह हमारा समीकरण कभी नहीं होगा। समीकरण के लिए अन्य अति आवश्यक बात यह है कि दोनों पक्षों में से किसी पक्ष में एक अज्ञात राशि अवश्य होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तो पहले हम बताए ऐसे दो व्यंजक जिसके बीच बराबर चिन्ह होता है समीकरण कहलाता है, लेकिन खाली ऐसे समीकरण नहीं होता है। इसके लिए दोनों पक्षों में से, ठीक है, दोनों बगल में से किसी एक पक्ष में, या तो LHS में या RHS में, एक अज्ञात राशि, जिसको चर बोले थे अभी, एक अज्ञात राशि अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, समीकरण के तब जाके वो हमारा समीकरण होगा। अब देखिए समीकरण के RHS वो LHS को आपस में बदल देने पर समीकरण वही रहता है। ठीक है, ये अगर इसके बराबर है तो इसको इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए, बतवा एक के है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा एक बार हम यहाँ पर रिवीजन करा देते हैं कि किसी भी व्यंजक के बीच में अगर बराबर का चिन्ह है तो वह समीकरण होगा, लेकिन समीकरण सिर्फ वैसे नहीं होगा, उसमें से किसी एक पक्ष में एक चर, ठीक है, एक चर हमेशा रहना चाहिए, तब जाके जो है वह समीकरण होता है। उसके बाद समीकरण के बराबर चिन्ह के बाएं तरफ के चिन्ह जो मान होता है व्यंजक का मान, इसको कहते हैं समीकरण का बायां पक्ष, और बराबर चिन्ह के दाहिने पक्ष में जो मान दिया जाता है व्यंजक, उसको कहते हैं समीकरण का दायां पक्ष। ठीक है, ये चीज सीखें। अब यहाँ दिया है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि समीकरण वास्तव में व्यंजकों के चरों पर एक शर्त होता है, और चर के विशेष मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
किसी एक विशेष मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं, इसको कुछ समीकरण से समझते हैं। जैसे एक संख्या का 6 गुना 30 है। अब ये संख्या हमको पता नहीं है, तो मान लेंगे वह संख्या हमारा x है। संख्या का 6 गुना मतलब उसमें 6 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा। अब बोला है संख्या का 6 गुना 30 है, तो संख्या का 6 गुना हमारा 6x आया था, यह 30 के बराबर दिया है, तो 30 के बराबर इसको रख देंगे। ठीक है, तो एक विशेष मान के लिए जो है दोनों पक्ष, ये पक्ष और ये पक्ष बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए चर के विशेष मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 6x बराबर 30, यह एक समीकरण हुआ। और समझते हैं अगले पन्ना में, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। जैसे अगला एग्जांपल है, किसी संख्या का दुगुना, किसी संख्या का दुगुना उस संख्या के 5 गुने से 21 कम है। तो सबसे पहले मान लेंगे वह संख्या हमारा x है, क्योंकि संख्या तो हमको पता नहीं है। तो मान लेंगे संख्या x है, तो संख्या का दुगुना मतलब 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब बोला है उस संख्या के 5 गुने से 21 कम है, तो सबसे पहले संख्या का 5 गुना निकालेंगे। 5 गुना निकालने के लिए 5 से गुना कर दिए, संख्या तो x है, उसमें 5 से गुना करेंगे 5x। अब बोला है 5 गुने से 21 कम, संख्या के 5 गुने से 21 कम, 5 गुना हमारा 5x था, 21 कम बोला है तो 21 को घटा दिए। अब सवाल में बोला कि किसी संख्या का 2 गुना जो है यानी 2x, 2 गुना 2x हुआ, संख्या के 5 गुनी से 21 कम है। तो 2 गुना किसी संख्या का 2 गुना 2x हो जाएगा, संख्या के 5 गुना 5x से 21 कम है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे समीकरण। क्या कहेंगे? समीकरण। तो आइए कुछ समीकरण बनाए। यहाँ पर समीकरण बनाने के लिए 3 ठो दिया है एग्जाम्पल, तो इसको बारी बारी से समझते हैं। कहता है किसी संख्या का तिहाई 17 के बराबर है। किसी संख्या का तिहाई 17 के बराबर है, तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। किसी संख्या का तिहाई 17 के बराबर है। सबसे पहले हम मान लेंगे माना की संख्या x है, क्योंकि हमको पता तो नहीं है। आप x के बदले y भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी x ही फिलहाल ले रहे हैं। माना की संख्या x है। अब संख्या का तिहाई निकालते हैं। संख्या का तिहाई मतलब 1/3। संख्या x है, इसका 1/3 निकालेंगे तो x/3 हो जाएगा। अब सवाल में बोला है कि संख्या का तिहाई जो है वो 17 के बराबर है। किसके बराबर है? 17 के बराबर है। तो संख्या का तिहाई हम निकाले x/3, वो 17 के बराबर है, तो यही हमारा समीकरण बन गया। इस तरह से हम समीकरण बना सकते हैं। फिर अगला है सुनील की वर्तमान उम्र उसके 2 साल पहले की उम्र की तिगुनी है। ठीक है, सुनील का जो अभी का उम्र है 2 साल पहले की उम्र का तिगुना है। तो अभी मान लेते हैं सुनील की वर्तमान उम्र कितना है। माना सुनील की वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 2 साल पहले, 2 वर्ष पहले सुनील का उम्र कितना होगा? बोलोगे 2 साल कम होगा, और कितना होगा? आज मेरा 10 है, तो 2 साल पहले 8 होगा। तो 2 वर्ष पहले सुनील की उम्र हो जाएगा, अभी जितना है, अभी x है तो 2 साल पहले 2 घटा देंगे, x घटा 2 वर्ष। ठीक है, 2 साल पहले के उम्र की तिगुनी है। 2 साल पहले इतना था। अब प्रश्न में बोला है कि वर्तमान उम्र हमारा x है, और 2 साल पहले जो उम्र है x घटा 2, इसका 3 गुना था, 3 गुना था तो इसका 3 से गुना कर दिए। ये हमारा समीकरण बन गया, शॉर्ट में हम खींच दिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है अंजुम एवं उसके भाई के उम्र का योग 23 वर्ष है। यदि अंजुम की उम्र 10 वर्ष है तो उसके भाई की उम्र को m मानते हुए कथन को लिखिए। तो उसके भाई का उम्र को हम मान लेते हैं कि m है। माना भाई की उम्र जो है m है।
और अंजुम का उम्र दिया है 10, तो 10 प्लस m दोनों मिला करके हमारा हो जाएगा 23। तो यही हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो जिन समीकरणों में एक चर होता है, एक चर मतलब एक अज्ञात राशि, वह एक चर वाला समीकरण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? एक चर वाला समीकरण। तो जिन समीकरणों में एक चर होता है वह एक चर वाला समीकरण कहलाता है। जैसे इसमें देखिए हमारा एक चर m था, तो यह हमारा एक चर वाला। इससे पिछले सवाल में जो किए थे, यहाँ पर भी एक चर देखिए सिर्फ x है, यहाँ भी x यहाँ भी x है, तो एक के चर। तो इसको हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कह सकते हैं, यानी एक चर वाले समीकरण, इसी को रैखिक समीकरण भी कहते हैं, अभी समझेंगे। बाकी दो या तीन चर होने पर वह दो या तीन चर वाला समीकरण कहलाता है। जहां पर दो चर हो गया, मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 10 है, तो ये हमारा दो चर वाला समीकरण हो गया। ठीक है, अभी फिलहाल हम एक चर वाले को पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा समीकरण को बनाना सीख लिए, तो अब सीखते हैं समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। तो आइए हम पुनः मुमताज के उदाहरण को लें। मुमताज के द्वारा सोची गई संख्या को x मानने पर हमारा समीकरण क्या बना था? 5x प्लस 4 बराबर 29। यह समीकरण x बराबर 1 के लिए LHS और RHS बराबर नहीं था। नहीं, LHS में हमारा ये है समीकरण का बायां पक्ष 5x प्लस 4, और x का मान 1 लिए थे पहले कंडीशन में, तो 5 गुना 1 प्लस 4, तो 5 एकम 5 4 9 आया था, जो कि 29 के बराबर नहीं था। तो पहला कंडीशन फेल हो गया। x बराबर 2 3 4 ये भी लिए थे तो नहीं आया था 29, लेकिन x बराबर 5 जब हम लिए थे तब LHS का निकालेंगे मान। तो LHS हमारा यही था 5x प्लस 4। इसमें x का मान 5 रखेंगे तो 5 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29। तो x बराबर जब हम 5 रखे तो LHS और RHS दोनों का मान हमारा क्या हो गया? बराबर, क्योंकि RHS में भी 29 था और LHS में भी 29 आ गया। नहीं, तो x बराबर 5 के लिए इस समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे दिया गया है। कहाँ चला गया? पेज गायब हो गया कि? चलिए यहाँ पर मिल गया गलती से। यानी x बराबर 5 के लिए दोनों पक्ष बराबर है। x बराबर जब हम 5 रखे थे तो 5x प्लस 4 था, तो देखिए 5 गुना 5 प्लस 4 29 आया था, और उधर भी 29 था। तो x बराबर 5 के लिए जब दोनों पक्ष बराबर होता है तो x के ऐसे मान के लिए समीकरण का बायां एवं दायां पक्ष बराबर होता है, यही समीकरण का हल होता है। ठीक है, इसी x के मान को हम उस समीकरण का हल कहेंगे। जिस मान को रखने पर समीकरण का बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों बराबर हो जाए, वह समीकरण का हल होता है। ठीक है, फिर देखिए समीकरण का हल समीकरण के चरों की संख्या एवं उनके घात पर भी निर्भर करता है। समीकरण में कितना चर है, अगर 2 चर है, चाहे चर का घात 2 है 3 है, इस पर भी निर्भर करता है। अभी फिलहाल हम यहाँ पर देखिए दिया है कि एक घात वाले समीकरण में चर का अधिकतम घात 1 है। ऐसे समीकरण को रैखिक समीकरण भी कहते हैं। अभी तुरंत बताए थे कि अगर चर का अधिकतम घात 1 होता है तो इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। ये देखिए 5x प्लस 4 बराबर 29 था, तो यहाँ पर x का अधिकतम घात 1 है, तो इसको हम रैखिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण, वो भी किसका? एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये हमारा छोटा सा जो है परिचय वीडियो था। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम पूरा 11.1 को कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।